नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। कल कोच्चि में भी मंदिर दर्शन करेंगे पीएम मोदी। गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, आज पीएम मोदी आंध्र के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में बैठकर राम भजन किया। पूरा देश राममय, राम भक्ति में सराबोर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस सब के बीच में हिंदू विरोधी होने के आरोप पर टीवी9 से बोले राहुल गांधी। कुछ लोग धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी ने कहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आरएसएस बीजेपी ने चुनावी रंग दिया, राहुल गांधी ने कहा। बड़ी खबर, राम मंदिर के स्थान पर संजय राउत ने उठाए सवाल। संजय राउत ने कहा, विवादित जगह से 3 किलोमीटर दूर मंदिर निर्माण। रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले, विवादित ढांचे वाली जगह पर ही मंदिर बन रहा है। बड़ी खबर, बीजेपी क्लस्टर की मीटिंग से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने श्री राम पर अपना अधिकार जताया, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से पूरे देश में माहौल राममय, सूत्रों के हवाले से खबर। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ हुआ है। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हुए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की ओर से कराया जा रहा है पाठ। एक और बड़ी खबर, कृष्ण जन्माष्टमी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मथुरा शाही ईदगाह के कृष्ण जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मथुरा शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने की थी मांग। और बड़ी खबर आ रही है, वाई.एस. शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी। इसी महीने कांग्रेस में शामिल होने के साथ अपने दल का विलय किया था। रुद्र राजू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से कल ही दिया था इस्तीफा। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। नामीबिया से लाए गए चीता शौर्य की मौत। अब तक विदेश से लाए गए 10 चीतों की हो चुकी है मौत। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि हमारे कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, 2024 के लिए पीएम मोदी का मिशन दक्षिण क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सारे नेताओं को भक्त बना दिया? दूसरी खबर, 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में होंगे। राहुल गांधी ने इस दिन शिवधाम जाने का फैसला क्यों किया? तीसरी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हनुमान भक्त अवतार दिखा। क्या प्राण प्रतिष्ठा का जवाब आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड से निकाला? चौथी खबर, बीजेपी के नेता अब नमस्कार नहीं राम राम बोलेंगे। राम पर बीजेपी के अधिकार वाली ये खबर नई बहस छेड़ सकती है। और पांचवी खबर, रनवे पर फ्लाइट रुकी रही, यात्री खाना खाते रहे। मुंबई एयरपोर्ट पर जो अब तक नहीं हुआ वो दिखा। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति हम आपको दिखा। इससे पहले मंदिर प्रांगण में पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी ने पूरे पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद पीएम मोदी ने रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। चौपाइयां सुनते वक्त पीएम मोदी की आंखें बंद कर हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। आंध्र प्रदेश में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर का रामायण काल से संबंध है। आपको इसका पौराणिक महत्व बताते हैं। रावण जब माता सीता का अपहरण कर लंका ले जा रहा था तो उसका जटायु से युद्ध हुआ। रावण से युद्ध के बाद जटायु घायल होकर लेपाक्षी में गिरे थे। अंतिम सांस लेते समय जटायु ने यहीं पर भगवान श्री राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया। बात करें इस मंदिर के अनोखे होने की तो ये हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे, जिसमें से एक जमीन से जुड़ा नहीं है, वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। पीएम मोदी ने यहां दर्शन करके मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को जानने की कोशिश की। इसके बाद कल वो केरल में होंगे। यहां गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सवाल यह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले पीएम मोदी दक्षिण दौरे के मायने क्या है? क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सियासी विरोधियों को अपनी राजनीतिक पिच पर चैलेंज देने का दांव है? ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत बीजेपी का सबसे कमजोर किला माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त के लिए कांग्रेस को जब देश के इस हिस्से से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, तब पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश और केरल पहुंचे हैं। मंदिर दर्शन कर रहे हैं। असल में ये पीएम मोदी का मिशन दक्षिण है, जिसका शंखनाद वो 2 हफ्ते पहले ही कर चुके थे। नया साल लगते ही प्रधानमंत्री 2-3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर गए थे।
तो पिछले साल नवंबर के महीने में वो तेलंगाना की यात्रा पर थे। लेकिन पीएम मोदी अब राम संदेश लेकर दक्षिण भारत पहुंचे हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन होकर यहां के करोड़ों मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री का ये संदेश क्या है, इसे लोकसभा सीटों के मद्देनजर समझें तो दक्षिण भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 131 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी इनमें से महज 29 सीट ही जीत पाई थी। इन 29 सीट में से अकेले 25 सीट कर्नाटक से आई थी, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में तकरीबन 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें दक्षिण भारत की 131 में से 50 सीटें जीतने की योजना बनाई गई है। यकीनन ये लक्ष्य बड़ा है, इसलिए कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है और करोड़ों रुपयों की कई परियोजनाओं की सौगात देकर वो दक्षिण भारत को विकास की गारंटी भी साथ में दे रहे हैं। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के बाद केरल पहुंचे। यहां उन्होंने 1 घंटा पहले भव्य रोड शो किया। कोची की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की जनता को राम संदेश दिया तो दिल्ली में पार्टी दफ्तर से श्री राम को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिस पर कल से देश में नई बहस भी छिड़ सकती है। पार्टी सूत्रों से हमारे सहयोगी अमोद राय को जानकारी मिली है कि बीजेपी ने श्री राम पर अपना अधिकार जताया है। इस बैठक में जो मीटिंग हुई है, यह बात बीजेपी क्लस्टर की मीटिंग में हुई। इस बैठक में कहा गया है कि बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से पूरे देश में माहौल राममय है, इसीलिए राम पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार है और बीजेपी के सभी नेता आज से एक दूसरे को अभिनंदन में राम राम कहेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी की लगातार मंदिर यात्रा और देश के राममय माहौल ने विरोधियों को भक्त बनने या कहें तो भगवान की भक्ति पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि विपक्षी दल अपनी राजनीतिक पिच छोड़कर बीजेपी की मनमाफिक राममय पिच पर सियासत करने के लिए मजबूर है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सूत्रों से जानकारी दी है कि राहुल गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। राहुल गुवाहाटी के शिव धाम में पूजा अर्चना करने जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच देश का माहौल भक्तिमय है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सहूलियत से खुद को भगवान का सबसे बड़ा भक्त दिखाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर शिव भक्त हिंदू के अवतार में नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे हैं। 17 जनवरी यानी बुधवार को यात्रा चौथे दिन में प्रवेश करेगी। नागालैंड से चलकर असम पहुंचेगी। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, उसके मुताबिक 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राहुल गांधी शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। राहुल गुवाहाटी के लोखरा में भगवान शिव के धाम जाएंगे। राहुल गांधी खुद को शिवभक्त बता चुके हैं। उनके गले में रुद्राक्ष देखा जा चुका है। राहुल गांधी उज्जैन, काशी से लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा तक कर चुके हैं। ऐसे में 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे तो राहुल गांधी शिव मंदिर में होंगे। बड़ी सियासी घटना 22 जनवरी को दिखाई पड़ेगी। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी जब पहली बार बोले तो उन्होंने इस आयोजन को बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function.
we made it clear that whoever would like to visit the Ram temple is more than welcome to do it. ये राहुल गांधी रमखुदैया हैं, उनको आज जो पूरे देश में उत्सव हो रहा है, जो पूरे देश में सनातनी का एक तरह से पुनर्जागरण हो रहा है, इससे भयभीत होकर के ये अब रमखुदैया रहेंगे। राहुल राम मंदिर से दूरी बना रहे हैं, लेकिन शिव धाम जा रहे हैं। एक बात साफ है, भगवान का स्थान भले ही अलग हो, लेकिन पीएम मोदी के दांव से मंदिर जाना नेताओं की सियासी मजबूरी जरूर बन गया है। कुमार विक्रांत, TV9 भारत। बीजेपी लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी बताकर आरोप लगाती है। इस मुद्दे पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा। TV9 के सवाल पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, एक्सक्लूसिव बातचीत। आप जब परेशान होते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा भी गए थे, आप अपने को शिव भक्त भी करते हैं और शिव भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सियासत में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार हिंदू विरोधी है, तो उसका जवाब कैसे देंगे आप? मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। राजनीति में संकेतों और एक्शन का बड़ा महत्व है। उधर 22 जनवरी को राहुल गांधी शिव भक्ति करेंगे, तो इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हनुमान भक्ति में रम गए। ओवैसी का आरोप सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप एक सरकार जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक समुदाय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है बताइए आप। फिर आप तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार। आप ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। गिरगिट भी उनसे शर्म कर जाती है, गिरगिट को भी मात कर देते हैं रंग बदलने में। होने के पहले केजरीवाल जी ने कहीं कह न दिया कि मंगलवार को होगा सुंदरकांड और शुक्रवार को मस्जिदों में पढ़ा जाएगा नवाज। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के अलावा भी देश में भक्ति का करंट दूसरी जगह भी दौड़ने लगा। आज शाम को खबर आई कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कालीघाट में काली मंदिर दर्शन करने जाएंगे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को नासिक के काला राम मंदिर जाएंगे, जबकि इंडिया गुट से अलग ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से जुड़ी खबर यह है कि राज्य में प्राण प्रतिष्ठा से 5 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा परियोजना का लोकार्पण होने जा रहा है। राम मंदिर के माहौल में नेताओं के टेंपल रन के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या में जहां मस्जिद गिराई गई, क्या वहां प्रभु राम का मंदिर नहीं बन रहा है? जिस जगह को लेकर बरसों तक अदालती लड़ाई चली, उसी राम मंदिर के स्थान को लेकर प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ते पहले संग्राम छिड़ा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुद्दा किसने छेड़ा और सवाल किसने उठाया। कल इसकी शुरुआत उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयान से हुई। संजय राउत का आरोप है कि जहां मंदिर बनाने की बात थी वहां मंदिर नहीं बना, विवादित जगह से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। दिग्विजय सिंह ने संजय राउत के बयान को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट से विवादित भूमि मिल गई तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस और उद्धव गुट के आरोपों में कितनी सच्चाई है? TV9 भारतवर्ष ने अयोध्या से ही इसकी पड़ताल की।
राम मंदिर के स्थान को लेकर संजय राउत ने जो कुछ कहा है, पहले आप उसे ध्यान से सुनिए। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहाँ बन गया है क्या नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। हमने उसकी पड़ताल की। हमारी इस पड़ताल के कई किरदार हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज। ये पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। हमने सियासी आरोपों पर इनसे सच जानने की कोशिश की। सुनिए इन्होंने क्या बताया। जो अभी गर्भगृह बना है ठीक उसी जगह बना है जिस जगह रामलला 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे, और उसी जगह जो विवादित ढांचा था और उसी जगह ये बन करके मंदिर तैयार है। और संजय राउत जो कह रहे हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है। अब हम आपको अपनी पड़ताल के दूसरे किरदार से मिलवाते हैं। ये हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती। रामविलास वेदांती राम मंदिर आंदोलन से शुरुआती दौर से जुड़े रहे। मंदिर कहां बन रहा है इस पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। जहां रामलला विराजमान थे, जहां उनका जन्म हुआ था, उसी जगह मोदी जी ने भूमि पूजन शिलान्यास किया था और उसी जगह मंदिर का निर्माण हो रहा, उसी जगह गर्भगृह बनके तैयार हो गया। ये तो कांग्रेस की चाल है कि राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर वो मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। हमारे अगले किरदार हैं राम मंदिर से जुड़े केस के वकील मदन मोहन पांडे। राम मंदिर के लिए बरसों तक अदालती लड़ाई भी चली, इसलिए हमने इन आरोपों पर मदन मोहन पांडे से बात की। वो मंदिर केस से 1993 से जुड़े थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जहाँ जो विवादित थी, जिसका मुकदमा हम लोग लड़े हैं, और उसी स्थान पर वही गर्भगृह बन रहा है, वही मंदिर। लेकिन अब भी सवाल वही है, टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में क्या निकला। आपने देखा कि हमने राम मंदिर आंदोलन और मुकदमों से जुड़े बड़े चेहरों से बातचीत की। उनसे बातचीत के आधार पर यही निष्कर्ष निकला कि अयोध्या में राम मंदिर विवादित ढांचे वाली जगह पर ही बन रहा है और मंदिर का स्थान बदलने को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। राम मंदिर स्थान के विवाद की पड़ताल के दौरान हम अयोध्या में घूमे, कई साधु संतों से बातचीत की। सबने एक सुर में कहा कि मंदिर की जगह नहीं बदली गई है, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हुई है। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। दिग्विजय बाबू उस विवादित ढांचे के पास गए थे जब सनातनियों ने तोड़ा था? क्या उस टेंट में प्रभु श्री राम थे? कभी दर्शन किया? टेंट में गए नहीं, विवादित ढांचे के स्थान पे गए नहीं, तोड़ने में सहयोग नहीं किया, तो देखा कहां कि कहां थे प्रभु श्री राम। कांग्रेस राम मंदिर आयोजन से दूरी बना रही है। बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कांग्रेस के साथ शंकराचार्य स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद समेत कुछ साधु संतों ने भी अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए। इस मसले पर सवाल उठाने वालों के लिए टीवी 9 भारतवर्ष कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया। ये 11 मई 1951 की सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से हुई थी। उस समय भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सोमनाथ मंदिर पूरा नहीं बल्कि अधूरा था। तब सिर्फ गर्भगृह और शिवलिंग स्थापित हुआ था। आपको यह भी बताना जरूरी है कि करीब 5 साल बाद 1956 में मंदिर का कलश पूर्ण हुआ। अब जरा सोमनाथ मंदिर की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 1951 की है, दूसरी तस्वीर सोमनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप की है। ऐसे में अर्धनिर्मित राम मंदिर का विवाद उठाने वाले नेताओं और साधु संतों को इतिहास का के आईने में देखना चाहिए। अयोध्या में परंपरा को तोड़कर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि सब कुछ तय वैदिक नियमों शास्त्रों के हिसाब से हो रहा है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी PK लहरी ने भी 1951 के कार्यक्रम की टीवी 9 पर जानकारी दी।
उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन में जाने से रोका, लेकिन वो नहीं माने। जैसे गर्भगृह पूर्ण होने आया तो शिवलिंग की जैसे प्रतिष्ठा होती है, शिखर की जगह से उसको नीचे लाकर प्राण प्रतिष्ठा की गई। राजेंद्र प्रसाद आए और उनकी दृढ़ मान्यता थी कि मैं राष्ट्रपति हूं या न हूं, किंतु मुझे हिंदू धर्म के जो भी विधि विधान है उससे जुड़े रहने में किसी संविधान का कोई भंग नहीं होता। अब कई हिंदू धर्म गुरु और साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वालों को सोमनाथ का सच जानने की सलाह दे रहे हैं। और अब खबर राम मंदिर की। पूरा देश बेसब्री से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले आज से ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आज हम आपको विस्तार से उस अनुष्ठान के बारे में बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज हम आपको गर्भगृह का वो वीडियो दिखाते हैं जहां रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी आसन पर होगी। अब तक आप इस जगह की स्टिल इमेज देखते रहे हैं। हम आपको रामलला के आसन का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। यहीं से रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। अगर बात करें आज की, तो आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आज सुबह 9:30 बजे से प्रायश्चित पूजा की शुरुआत हुई। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने प्रायश्चित पूजन से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की शुरुआत की। यह पूजा करीब 5 घंटे तक चली। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रायश्चित पूजा क्या होती है और ये क्यों की जाती है, इसको लेकर पौराणिक मान्यता क्या है, ये जानने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे प्रायश्चित पूजन शुरू हो रही है। यहीं पे सर्व प्रायश्चित, दशाविध स्नान, यजमान का विपन, पूर्वांग और उत्तरांग, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रायश्चित, फिर गोदान, फिर इसके अलावा कर्मकुटी होम, ये सब कुछ मूर्ति निर्माण स्थल पर हो रहा है। इसी जगह से आज सुबह प्रायश्चित पूजा की शुरुआत हुई जो 5 घंटे तक चली और ये पूजा मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने की। पूजा अयोध्या में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक की गई। पूजा अनजाने में भी हुई गलती के शुद्धिकरण के लिए हुई। चूंकि ये पूजा जो भी मुख्य यजमान होते हैं वो करते हैं, अनिल मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं, इसलिए उन्होंने ही पूजा की। उनके साथ 121 ब्राह्मण भी थे जिनके साथ मंत्र जाप करते हुए पूजा की गई। वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार इस पूजा में 10 विधि का स्नान भी किया जाता है। इसमें पवित्रता का संकल्प लेते हुए भस्म समेत कई चीजों से स्नान किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि प्रायश्चित पूजा के जरिए रामलला से माफी मांगी गई है, क्योंकि मान्यता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छेनी हथौड़ी से उन्हें चोट पहुंची होगी। ऐसा माना गया है कि जीवन में हर इंसान से जाने अनजाने में कोई न कोई भूल चूक हो ही जाती है। भूल चूक के कारण मनुष्य को इसका पछतावा भी होता है, इसलिए उस पछतावे पर प्रायश्चित किया जाता है। कई शास्त्रों में भी लिखा है कि भूल चूक का प्रायश्चित करने से गलती मिट जाती है। इसलिए मंदिरों के निर्माण या देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा की जाती है। चाहे वो प्रत्यक्ष से चाहे अप्रत्यक्ष से, किसी भी प्रकार से हे प्रभु हमसे गलती हो गई हो, इसके नाते हे परमात्मा, हे भगवान, आप क्षमा करना। आप समझो जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में वहाँ पर
कई लाख, एकाध नहीं, कितना, कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। इसके नाते पहले प्रायश्चित पूजा की। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार विशेष नियम पद्धतियां हैं, जिसे अपनाते हुए प्रायश्चित किया जाता है। अयोध्या राम मंदिर के मामले में भी बड़े संतों का कुछ ऐसा ही मानना है। 500 साल बाद राम मंदिर साकार रूप ले रहा है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसका भव्य रूप सामने होगा। आपको बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा क्या होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। 150 परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, महंत, नागा होंगे। पहाड़ों, जंगल, तटीय इलाकों, द्वीपों में रहने वाले शिरकत करेंगे। 121 आचार्यों की देखरेख में पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। अब आपको बताते हैं कि कल से लेकर 22 जनवरी तक के कार्यक्रम का विशेष अनुष्ठान क्या क्या है। 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला आएंगे और उसी दिन अधिवास भी प्रारंभ होगा। 19 जनवरी को प्रातः फल अधिवास और धान्य अधिवास होगा, जबकि 20 जनवरी को सुबह में पुष्प, रत्न और शाम को घृत अधिवास होगा। 21 जनवरी को शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया अधिवास होगा और फिर 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी हटेगी। इसके साथ ही रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। अगले 6 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में अधिवास का विशेष स्थान है। तो आइए अब समझते हैं कि यह अधिवास अनुष्ठान क्या है और इसका महत्व क्या है। इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाएंगे। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए ज्यादातर 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3। लेकिन यहाँ जानने और समझने वाली बड़ी बात यह कि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसे अलग प्रकार से निवास कराया जाता है, जिसे पूजा पद्धति में अधिवास कहते हैं। इसके तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली प्रतिमा का जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, शैया निवास, सुगंध निवास समेत अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। मूर्ति को पानी में रखा जाता है तो उसे जलाधिवास कहते हैं। इसी तरफ मूर्ति को फल में रखा जाता है तो उसे फलाधिवास कहते हैं। फिर मूर्ति को अनाज में रखा जाता है जिसे अन्नधिवास कहा जाता है। फिर बारी बारी से पुष्प, रत्न, घृत में मूर्ति को रखा जाता है तो उसे पुष्प, रत्न, घृत अधिवास कहा जाता है। और आखिर में मूर्ति को शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया पर रखा जाता है जिसे शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया अधिवास कहते हैं। इस अधिवास पूजा विधि के जरिए भगवान से प्रतिमा में आने का आग्रह किया जाता है। शास्त्र के अनुशासन में एक प्रक्रिया दोहराई जाती है जिसमें मंत्रों का आश्रय लेकर के, शास्त्रीय विधि का आश्रय लेकर के कुछ द्रव्यों के साथ भगवान को उस प्रतिमा में आकर विराजमान होने का हम आग्रह करते हैं। लगभग 20-22 द्रव्य हैं वो। ऐसी मान्यता भी है कि निर्माण के दौरान मूर्ति को जो चोट लगती है वो भी अधिवास से ठीक हो जाती है। और अब एक अलग खबर, बात इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी एक और घटना की। इंडिगो एयरलाइन से एक और विवाद जुड़ गया है और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप जो वीडियो देखेंगे ये तस्वीर किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप की नहीं है। ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है और पास में ही इंडिगो एयरलाइंस का विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। आप भी इस वीडियो को देखकर चौंक गए होंगे। आखिर वो कौन से हालात हैं जिनकी वजह से यात्रियों को रनवे पर बैठकर ही डिनर करना पड़ा? सिर्फ 1 या 2 यात्री बैठकर यहाँ डिनर नहीं कर रहे हैं, फ्लाइट के सभी यात्री रनवे पर बैठकर खाना खाने लगे। ये हुआ क्या? रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। यहाँ दर्जनों लोग चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठे हैं। सबके सामने प्लास्टिक के बाउल में खाना रखा है, चम्मच है, पानी की बोतलें हैं और इन सब के ठीक पीछे इंडिगो एयरलाइंस का विमान खड़ा है। पहली बार में देखने पर यकीन नहीं होता कि ये एक एयरपोर्ट है। कुछ नहीं। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों ने एयरपोर्ट के रनवे पर ही डिनर करना शुरू कर दिया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन यात्रियों ने रनवे पर ही अपना खाना पानी खोल लिया। अब आपको इन तस्वीरों के पीछे की असल कहानी बताते हैं। इंडिगो की 6E2195 फ्लाइट को गोवा से दिल्ली जाना था। 12 घंटे देरी से उड़ान भरने के बाद इसे मुंबई डाइवर्ट किया गया। नाराज पैसेंजर्स मुंबई में प्लेन से उतर गए।
रनवे के पास जमीन पर नीचे बैठ गए। सभी पैसेंजर्स रनवे पर ही बैठकर खाना खाने लगे। शुरुआत में वीडियो देखकर आपको यात्रियों का व्यवहार असभ्य लग रहा होगा, लेकिन असल हकीकत जानकर आप समझ गए होंगे कि आखिर इन यात्रियों की मजबूरी क्या थी। अब इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगी है। हम 14 जनवरी 2024 को गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E2195 से जुड़ी घटना से अवगत हैं। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया। हम अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं। साथ ही हम इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए कदम उठाएंगे। इंडिगो ने इस घटना के लिए माफी मांग ली है, लेकिन एक दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्पड़ मारने की घटना ने भी तूल पकड़ लिया था। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो। ये रनवे पर बैठ के ही भोजन किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यात्री इंडिगो की जो फ्लाइट है उसके बगल में बैठकर ही टारमैक पर खाना खा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यात्रियों का खाना खाने के मामले में सरकार भी फौरन एक्शन में आ गई है। आधी रात को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेजा गया। लेकिन आप समझिए कि आखिर यात्रियों के अधिकार क्या हैं। डीजीसीए की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके मुताबिक खराब मौसम के कारण फ्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा देर होने की आशंका पर एयरलाइंस उस फ्लाइट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए एयरलाइंस को अपने पैसेंजर्स को SMS, व्हाट्सएप या ईमेल पर सूचना देना होगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट वेटिंग रूम में डिस्प्ले पर फ्लाइट की पूरी जानकारी देनी होगी। फ्लाइट के देर होने पर यात्रियों को रियल टाइम अपडेट देना होगा और वेबसाइट पर भी फ्लाइट की सटीक और पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही एयरलाइन स्टाफ को यात्रियों के लगातार संपर्क में रहना होगा। यानी एयरलाइन स्टाफ यात्रियों को बरगला नहीं सकते, लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि फ्लाइट के देर होने पर एयरलाइंस रहने और खाने का भी इंतजाम करती है, तो वो भी जान लीजिए। अगर एयरलाइंस मौसम या किन्हीं दूसरी वजहों से फ्लाइट कैंसिल करती है तो उन्हें दूसरे उड़ान की व्यवस्था करनी होगी। अगर यात्री दूसरी फ्लाइट से ना जाना चाहें तो कंपनी को टिकट का पूरा पैसा उस यात्री को वापस देना होगा। अगर यात्री दूसरी फ्लाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे हालात में एयरलाइन कंपनी को यात्रियों के खाने और नाश्ते का भी इंतजाम करना होगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कंपनी को यात्रियों के लिए होटल में रुकने और खाने का भी प्रबंध करना होगा। और अगर कोहरा या मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई तो कंपनी को 1 हफ्ते में पैसा रिफंड करना होगा। लेकिन टारमैक पर खाना, वही केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन प्लेटफॉर्म X पर बता दिया। यात्रियों की असुविधा को देखते हुए क्या एक्शन लिए गए वो भी समझ लीजिए। सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP पर लगातार नजर बनाए रखी। 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर वॉर रूम बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर 24 घंटे CISF जवानों की तैनाती होगी, सुनिश्चित होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कैट 3 रनवे शुरू कर दिया गया है। कैट 3 रनवे पर कम विजिबिलिटी में लैंडिंग आसान होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उनके पास 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स की भी डेली रिपोर्ट्स हैं और उसके आधार पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फैसले लिए गए। लेकिन अब बात भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की। पाकिस्तान ने इस खूंखार आतंकी को लेकर सिर्फ भारत से ही झूठ नहीं बोला, बल्कि यूएन को भी गुमराह किया। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि आतंकी संगठन जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में 78 साल की सजा काट रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी कहा गया था कि 7 आतंकी वित्त पोषण मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब कोट लखपत जेल में बंद है। लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी धोखा दिया। हाफिज सईद को जेल तो जरूर हुई, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, वो भी बॉडीगार्ड्स के साथ। ये रिपोर्ट देखें। एक खूंखार आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में VIP सिक्योरिटी में चहलकदमी कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है। द संडे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में हाफिज सईद को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। संडे गार्जियन ने रिपोर्ट किया है हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। हाफिज जेल से निकलकर नियमित रूप से एक मदरसा जाता है। अकोरा खट्टक शहर के मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया में उसे देखा गया है। हाफिज काफी समय से जेल से बाहर ही घूम रहा है। मदरसे में आकर वो क्लासरूम में जाता है। हाफिज सईद युवा छात्रों से घंटों बात करता है। हाफिज सईद के भाषण युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उसके साथ वर्दीधारी और सादे कपड़ों में गार्ड्स हमेशा होते हैं। द संडे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट उस छात्र से बात करने के बाद छापी है जो काफी समय से मदरसे में ही हाफिज सईद से क्लास ले रहा है। यानी दुनिया की नजरों में हाफिज सईद जेल में है,
बल्कि हकीकत यह है कि वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। भारत ने उसके आतंकी होने के सबूत कई बार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी हमलों को लेकर उसके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया। इस वीडियो को आपको एक बार फिर दिखाते हैं किस तरीके से हाफिज सईद, जिसके लिए कहा गया कि वो जेल में है, लेकिन वो जेल में है नहीं, और ये तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो है। वो हाफिज सईद जिसके ऊपर अमेरिका ने 10 मिलियन की बाउंटी रखी हुई है, वो हाफिज सईद जिसको लेकर भारत कई बार डिटेल में सबूत दिए जा चुके हैं, वो खुले में घूम रहा है। सोचिए जरा, और ये उसका एक्सक्लूसिव वीडियो है। लेकिन पाकिस्तान को क्वेश्चन कौन करे? पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े करने पर भी क्या फर्क पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। यानी एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा मदरसा है जहां हाफिज सईद लगातार जाता रहता है। उसका वीडियो ढूंढ निकाला है। ये पेशावर से 60 किलोमीटर दूर अकोरा खटक शहर का मदरसा है। नाम दारुल उलूम हक्कानिया। हाफिज सईद को यूएन और बाकी दुनिया जेल में बंद मान रही है, लेकिन वो इसी मदरसे में नियमित रूप से आ रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो जेल से निकलकर कई दिन यहां पर रहता है। ये वो मदरसा है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद भी कहा जाता है। इस मदरसे के पाकिस्तान की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक गुटों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। कुछ चरमपंथी और आत्मघाती हमलावर भी इस मदरसे से जुड़े रहे हैं, और अब दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद इस मदरसे में आकर आतंकियों की नई पौध तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि आखिर दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे को यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद क्यों कहा जाता है। इसके पीछे यहाँ से पढ़कर निकले कई आतंकी जिन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, तो वहीं कई आतंकी यहाँ तकरीरें देने आते रहे। पहला नाम तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर। मुल्ला उमर को कई बार यहाँ देखा गया। इसमें दूसरा नाम है हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी का, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने। तीसरा नाम है जलालुद्दीन के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो इस वक्त अफगानिस्तान का पहला डिप्टी लीडर है। चौथा नाम है अख्तर मंसूर का, जो इस वक्त तालिबान का दूसरा सुप्रीम लीडर है। और पांचवा नाम है आसिम उमर का, जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इस मदरसे को यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश भी इसी मदरसे में रची गई। पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में दारुल उलूम हक्कानिया के 3 पूर्व छात्रों के नाम शामिल किए। इन सबके बीच में अब अलग खबर, अब एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी भड़का और उससे उफान मारता हुआ लावा बहने लगा, जो कि शहर के बीचों बीच आ चुका। ये वीडियो आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप से आया है। जब ज्वालामुखी फटा तो इससे किस तरह उफान मारता हुआ लावा बहने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कई लोग इस ज्वालामुखी के बेहद पास खड़े दिखाई दिए। लावा एक नदी की तरह बह रहा था, लेकिन लोग पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन ये ज्वालामुखी लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया। लोग इसकी तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि लावा आइसलैंड के ग्रीनविच शहर में भी घुस गया। ये लावा अपने रौद्र रूप में है। ये लावा भस्म कर सकता है। ये लावा जलाकर राख कर सकता है। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये तस्वीरें आई तो दुनिया भर में वायरल हो गईं। ये लावा कई फीट ऊपर तक उछल रहा था, लेकिन सेल्फी और रील्स के दौर में आम लोग बेपरवाह इस ज्वालामुखी के बेहद पास खड़े दिखाई दिए। हैरानी इस बात की थी कि ये धधकता ज्वालामुखी एक सेल्फी पॉइंट बन गया। लोग बिना डर के इसके बेहद पास खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। अब इस ज्वालामुखी का एक और चौंकाने वाला वीडियो देखिए। ड्रोन कैमरे से बनाए गए इस वीडियो में लावा की नदी बहती दिखाई दे रही है। ये ड्रोन उड़ा और अगले कुछ ही सेकंड्स में ज्वालामुखी के ठीक ऊपर पहुंच गया। ये मंजर जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी। ज्वालामुखी फटने के बाद अब इसका लावा सबसे ज्यादा आबादी वाले ग्रिंडाविक शहर की तरफ बढ़ रहा है। करीब 4000 लोगों को जगह खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा हैं। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में 1 महीने पहले जो ज्वालामुखी फटा था, अब वह भी वहां कहीं से भी धरती को फाड़ रहा है और वहां से लावा निकलने लगा है। 2 साल के अंदर यहाँ पांचवी बार है जब यहाँ पर जमीन फटी और वहां से लावा निकलने लगा। रविवार को ग्रिंडविक कस्बे के पास 2 दरारें देखी गई, जो बाद में लावा उगलने लगी। यहीं से लावा की धार कस्बे तक पहुंच गई और जानकारी यह है कि वहां पर
करीब 4000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। आइसलैंड के बाद जर्मनी का रुख करते हैं, जहां दिसंबर से जर्मनी में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को किसानों ने राजधानी बर्लिन की सड़कों को ट्रैक्टर से जाम कर दिया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सब्सिडी वापस ली गई तो देश भर में प्रदर्शन और तेज होंगे। जहां तक नजर जाती है वहां तक ट्रैक्टर, ट्रक और भीड़। 15 जनवरी की सुबह जर्मनी की राजधानी बर्लिन की यह सड़क सुबह से ही जाम कर दी गई। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान 5000 ट्रैक्टर लेकर बर्लिन पहुंचे थे और जमा होकर लगातार हॉर्न बजा रहे थे। करीब 3000 ट्रैक्टर, 2000 ट्रक और 10,000 लोग सोमवार को बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट की ओर जाने वाली सड़क पर उतरे थे। इससे निपटने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विरोध प्रदर्शनों ने चांसलर ओलाफ शोल्स की गठबंधन सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे पहले रविवार शाम को पुलिस ने चेतावनी दी थी कि एवेन्यू पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए वो अपना प्रदर्शन ओलंपिक स्टेडियम जैसे वैकल्पिक स्थानों पर करने के लिए विचार करें। जर्मनी की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी थी। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल डीजल पर दिए जाने वाले टैक्स रिफंड, ट्रैक्टर्स पर टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया था। कटौती के तहत सरकार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में सालाना करीब 90 करोड़ यूरो यानी करीब 8000 करोड़ रुपए की बचत करना चाहती है। किसानों की मांग है कि सब्सिडी में कटौती को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसी मांग के साथ पिछले साल 18 दिसंबर को किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।